हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात करें हम किंडरगार्टन की या फिर वो क्लास 12th, यहाँ पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री में, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हमारा ये जो चैप्टर नंबर 14 है इकोसिस्टम, इसके माइंड मैप को हमने देखा, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखा, और अब हम आ गए हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने के बाद हम अपने इस चैप्टर से बच जाएगा हमारा एक और लेक्चर, दैट इज की केस बेस्ड क्वेश्चंस। और केस बेस्ड क्वेश्चंस को देखने के बाद हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहां पर ये हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो भाई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा, कैसे हम उसका आंसर करें इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा, कितने वर्ड्स में और किस तरीके से हम लिखे इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना है, हाथों में पेन और पेपर लेकर के बैठना है, सारे क्वेश्चन का हमें आज आंसर करना है। तो इसी चीज की तैयारी है, तो फिर शुरू करते हैं कि करके कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं, राइट। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्या कहता है पहला सवाल? तो पहला सवाल कहता है कि ए फार्मर हार्वेस्ट हिज क्रॉप एंड एक्सप्रेसेस हिज हार्वेस्ट इन 3 डिफरेंट वेज। तो कहने का मतलब है कि एक फार्मर है, एक किसान भाई है हमारे, और हमारे किसान भाई ने क्या किया है, एक किसी क्रॉप को उगाया है, हार्वेस्ट किया है, उसने अपने क्रॉप को हार्वेस्ट किया है। और जो हार्वेस्ट किया हुआ क्रॉप है उसको उन्होंने 3 तरीके से बताया कि भाई मैंने इस तरीके से हार्वेस्ट किया है। तो 3 तरीके से उन्होंने जो बताया, 3 डिफरेंट वेज, वो 3 अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं वो लिखता है। पहला तरीका उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि आई हैव हार्वेस्टेड 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। कहने का मतलब है कि मैंने 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट को हार्वेस्ट किया है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा सुन करके, 10 क्विंटल व्हीट को आपने हार्वेस्ट किया, इट मींस की आपकी ठीक ठाक आपने खेती की है, गुड। किसान भाई का ये कहना है। दूसरे तरीके से जो उन्होंने किसान ने जो बताया, किसान ने बोला क्या कि आई हैव हार्वेस्टेड 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टुडे इन 1 acre ऑफ लैंड। तो उन्होंने कहा है, उसने कहा है कि मैं 10 क्विंटल व्हीट को हार्वेस्ट किया हूं आज। कितने से? तो 10 एकड़ की जमीन पर मैंने खेती की थी, और 10 एकड़ की जमीन पर मैंने खेती करके हर 1 एकड़ से मैंने क्या किया है, 1 क्विंटल जो है वो अनाज की प्राप्ति की है ना। तो अब उन्होंने पहले सिर्फ बोला था कि मैंने इतने, उन्होंने पहले क्वांटिटी बताई, और दूसरे बार में उन्होंने क्वांटिटी के साथ ये भी बताया कि मैंने इतने बड़े जमीन पर खेती की है। ठीक है, ये भी हम समझ गए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जो है हमारे पास, मतलब जो थर्ड तरीके से उन्होंने बोला, उसने कहा कि किसान भाई ने कहा है कि आई हैव हार्वेस्टेड 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट इन 1 acre ऑफ लैंड। 1 acre ऑफ लैंड में मैंने इसको हार्वेस्ट किया, नहीं, 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टुडे इन 1 acre ऑफ लैंड, नहीं तो 1 एकड़ में, यहाँ 1 नहीं 10 क्विंटल मतलब उन्होंने उस किसान भाई ने किया है, वो लिखा है, 1 लिख दिया था मैंने। तो फिर यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं, किसान भाई कह रहे हैं कि 10 क्विंटल ऑफ व्हीट जो है उन्होंने 1 एकड़ के जमीन पर उगाया है, और ये काम उन्होंने 6 मंथ तक उन्होंने ऐसा किया। सोविंग पीरियड जो था वो 6 महीने का था, मतलब 6 महीने तक वो जो व्हीट है वो जमीन से लगा हुआ था। तो 3 तरीके से, एक में से उन्होंने क्वांटिटी बता दी, दूसरे में उन्होंने क्वांटिटी के साथ उन्होंने एरिया बताया कि कितने बड़े एरिया में उन्होंने किया था, और तीसरे में उन्होंने टाइम भी बता दिया कि 6 महीने का समय इसको लगा है। ठीक है, फिर यहां से हमें कह रहा है कि डू दी अबव स्टेटमेंट्स मीन वन एंड दी सेम थिंग। क्या लगता है आपको कि ये तीनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है? क्या ये एक ही चीज बोल रहा है? इफ योर आंसर इज यस गिव रीजन। अगर आपका कहना है कि हाँ, मतलब तीनों स्टेटमेंट का कहने का मतलब एक ही है, तो अगर आपको लगता है हाँ, तो उसके लिए आपको रीजन देना है। और अगर आपको लगता है कि ना, अगर आपका आंसर नहीं है, तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एक्सप्रेशन। तो आपको हर एक एक्सप्रेशन के मीनिंग को समझाना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब अगर यस कहते हो तो भी हमें बताओ अच्छे से कैसे आप किस बेसिस पे यस कह सकते हो, नो कह रहे हो तो चलो ठीक है नो है, सबका अलग अलग मतलब है तो सबका अलग अलग मतलब है तो सबका मतलब आप हमें समझाइए। सवाल हमारा यहीं पे था, इसको आप क्वेश्चन को पहले नोट करो, फिर हम इन सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर जिक्र करते हैं कि सारे स्टेटमेंट्स हमारा क्या कह रहा है। राइट तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द मीनिंग ऑफ एवर स्टेटमेंट इज डिफरेंट। राइट, द मीनिंग ऑफ एवर स्टेटमेंट इज डिफरेंट, सारे स्टेटमेंट का मतलब अलग अलग है। ईच एक्सप्रेशन मीन्स ए डिफरेंट मीनिंग, सबका मतलब अलग अलग है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा था कि मैंने पहला स्टेटमेंट क्या था इनका, पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि मैंने 10 क्विंटल ऑफ वीट को हार्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज द टोटल अमाउंट ऑफ वीट हार्वेस्टेड बाय द फार्मर। तो किसान भाई के द्वारा टोटल अमाउंट ऑफ जो वीट हार्वेस्ट किया गया है उसके बारे में ये है, दैट इज ओनली द क्वांटिटी ऑफ वीट इज गिवन बट द एरिया एंड टाइम इन विच इट इज हार्वेस्टेड आर नॉट गिवन। तो इसमें क्या है कि सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं हम, और इसमें क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, इसमें ना तो हम एरिया का जिक्र कर रहे हैं और ना ही हम किसी टाइम के बारे में कोई जिक्र हो रहा है कि भाई इतना टाइम लगा है मुझे खेती करने में, किसान भाई को लगा है, वो नहीं दिया पहले स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि इन दिस स्टेटमेंट ओनली द यील्ड इज स्पेसिफाइड, दैट इज की टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय द फार्मर एंड एरिया। तो ये यहाँ पर ये चीज गिवन है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये हमें बता रहा है कि दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज द टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय द फार्मर एंड द एरिया एंड पीरियड ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। तो ये रहे इसके तीनों स्टेटमेंट के अपने अपने मतलब, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वहां हमसे क्या पूछा गया है कि नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कहता है कुछ ऐसा कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम डायनामिक्स। इकोसिस्टम डायनामिक्स के जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम डायनामिक्स के टर्म्स में हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। क्या स्टेटमेंट कहता है कि नेचर टेंड्स टू इंक्रीज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेचर चाह रहा है कि वो जीपीपी बढ़ाए, है ना, वाइल मैन टेंड्स टू इंक्रीज द एनपीपी। लेकिन इंसान चाहता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। जीपीपी बढ़ाना चाह रहा है कौन, तो नेचर, और एनपीपी बढ़ाना चाह रहा है तो इंसान। मतलब ही तो है ही इंसान, अपने फायदे का सोचता है इंसान, तो वही चीज है कि इंसान चाह रहा है। एनपीपी के बारे में क्या कहा गया था, तो मतलब कि जीपीपी माइनस आर की बात की गई थी, कुछ ऐसा। आर क्या था हमारा, तो आर हमने कहा था कि जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी वगैरह यूज होती है उसके बाद जो बचता है उसको हमने एनपीपी के अंदर रखा था। कहता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट ने उसको बनाया इस इकोसिस्टम फोटोसिंथेसिस के दौरान। इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और उसको प्लांट रेस्पिरेशन के रूप में यूज करता है। जीपीपी वेरीज अकॉर्डिंग टू द ईस्ट ट्रॉपिक लेवल, तो हर ट्रॉपिक लेवल में जीपीपी जो है वो वेरी करता है। दैट इज ओनली द 10% ऑफ द रिमेनिंग एंड द 100। कहने का मतलब है कि वो चीज हम भी जानते हैं कि 90% जो है वो यूज कर लेना है इनको खुद, और 10% जो है ये आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। द प्लांट्स 90% ऑफ द जीपीपी ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन एंड सो ऑन। ठीक है, 10% यूज करने वाले हैं, उसे 90% खुद यूज कर लेंगे और 10% आगे बढ़ाएंगे। तो जो एनपीपी होगा वो हमारा कम निकलेगा, और एनपीपी हमें ज्यादा करना है, इंसान की यही मांग है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि द जीपीपी यूटिलाइजेस बाय द प्लांट माइनसेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो जीपीपी जो है जिसको प्लांट यूटिलाइज कर रहा है बाय द प्लांट्स माइनस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट इज की रेस्पिरेटरी लॉस, जिसको हमने आर लिखा है यहाँ पर, अभी हमने लिखा था, अभी यहाँ पर हमने जो लिखा था ना माइनस आर किया था जीपीपी में से, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एनपीपी का नाम देते हैं, ये भी अभी हमने डिस्कस किया है। तो इकोसिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेचर चाहता है कि वो जीपीपी बढ़ाए, दैट इज की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, लेकिन इंसान चाहता है एनपीपी बढ़ाना फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर सोलर एनर्जी। ह्यूमन टेंड्स टू इंक्रीज द एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टू इंश्योर दैट द फूड इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। और इससे क्या होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ज्यादा काम। देखिए कुछ ऐसा है बस वही है कि जीपीपी बढ़ाना है नेचर को, अब जीपीपी बढ़ाना है नेचर को, जीपीपी चाह रहा है नेचर बढ़ाए, ताकि अपना जो काम है इसका, अपना जो काम है प्लांट का वो अपना होता रहे। और लेकिन क्या है ना कि इंसान चाहता है कि एनपीपी बढ़ा दो। एनपीपी कैसे बढ़ेगा,
तो जीपीपी माइनस आर जो है हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं ऐसे, एनपीपी को जीपीपी माइनस आर। ठीक है, आर क्या हो गया हमारा, तो आर हो गया हमारा रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेशन लॉस हो गया। ठीक है, तो ये जो है एनपीपी, इसी एनपीपी को फिर ह्यूमंस जो है एज अ फूड वगैरह यूज करने वाले हैं, तो ह्यूमंस चाहेंगे कि एनपीपी बढ़े। तो यही इस क्वेश्चन की मांग थी, ये इसका आंसर था। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, फिर हम आगे चलते हैं और आपके पिछले वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक इसका क्वेश्चन का इधर से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, एक नजर हम डाल लेंगे। वाई यस, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम विल बी मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ इकोसिस्टम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो एक इकोसिस्टम है हमारा, नंबर 1 है यहाँ पे यंग फॉरेस्ट है, यंग फॉरेस्ट है। दूसरा है हमारे पास नेचुरल ओल्ड फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट था लेकिन अब वो फॉरेस्ट पुराना हो चुका है। ए शैलो पॉल्यूटेड लेक, ये पॉल्यूटेड लेक है। चौथा एल्पाइन मेडो है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन सब में जो है किस वाली इकोसिस्टम में आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी जो है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है भाई साहब सबसे ज्यादा हाई होगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करवाएंगे कौन, तो करवाएंगे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर हमारे फॉरेस्ट में पेड़ में हमको देखने को मिल जाएगा, मतलब जहां प्लांट्स हैं। दूसरी चीज है कि अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो हमें दिखता है कि अगर यंग फॉरेस्ट है तो यंग फॉरेस्ट से हमें समझ में आता है कि भाई साहब इसके पास वो काबिलियत है कि आने वाले समय में रिप्रोडक्शन करेगा, आने वाले समय में रिप्रोडक्शन करेगा तो नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। आने वाले समय में रिप्रोडक्शन करेगा तो ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ओल्ड फॉरेस्ट जो है, ओल्ड होने के कारण ये रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जो है ये खोते जा रहा है। पॉल्यूटेड लेक के पास वो काबिलियत नहीं है, अल्पाइन मेडो के पास भी वो शक्ति नहीं है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो यहां दिख रहा है यंग फॉरेस्ट दिख रहा है, आने वाले समय में तहलका मचा सकता है। तो वही कह रहा है कि फ्रॉम द अबव गिवन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम हमको यहां पर आपने दिया है क्वेश्चन में, अगर हम इस सारे इकोसिस्टम को ध्यान में रखेंगे तो यंग फॉरेस्ट विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव बिकॉज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन द प्लांट स्पीशीज, प्रोड्यूसर्स पे in the given area and the rate of plant growth in the number of plants growing when the compared to the natural old forest। कंपैरिजन इसमें और इसमें होना है, और इन दोनों में जब हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता चलता है कि when the compared the natural old forest, the young forest has the higher rate of plant growth, the shallow polluted lake and alpine meadow have a lower number of producer। इनके पास तो पहले से ही प्रोड्यूसर कम है, प्रोड्यूसर उन दोनों में ज्यादा है, लेकिन उन दोनों में भी जो ग्रोथ जिसमें ज्यादा है वो यंगर में है। दैट इज वाई हमारा यंग फॉरेस्ट जो है, जो ये वाला ऑप्शन है, ये हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर प्रोडक्टिव हो जाएगा, मोर प्रोडक्टिव हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी उसी में दिखने वाली है। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ? आई होप कि समझ में आ रहा है। अगर किसी तरीके का डाउट है, चिंता है मन में, तो आप इसको बिल्कुल ही पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। यहां पर हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे कदम से कदम मिलाते हुए, हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। आगे भाई साहब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन चौथा हमसे कहता है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। कह रहा है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो 3 तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, और ये 3 तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड्स कौन कौन से हैं, इसी के ऊपर हमारा जो है वो ये चल रहा है, क्या है, सवाल है। कहता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड बाय ईच पिरामिड विथ रिगार्ड टू स्ट्रक्चर। कह रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड बाय ईच पिरामिड। तो हर एक पिरामिड का क्या मतलब है, हर एक पिरामिड कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है विथ रिगार्ड टू स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एनर्जी इन द इकोसिस्टम। ठीक है, सवाल समझ में आया? आंसर पे आते हैं। कह रहा है 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो पहला है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? तो पिरामिड ऑफ नंबर में कहता है इट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड। ये क्या है? एक इकोलॉजिकल पिरामिड है विच इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो ये क्या है? विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करता है एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। इट कैन बी आइदर अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड। तो ये कैसा हो सकता है?
या तो ये अपराइट हो सकता है या फिर ये इन्वर्टेड पिरामिड हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो यहाँ पर एक में हो गया हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। पहले आप इसको पहले को नोट करें, फिर हम बाकी आगे डिस्कस करते हैं बाकी 2 के बारे में, राइट। बाकी 2 के बारे में यहाँ डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया। दूसरा है हमारे पास, नहीं, यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है ना। इसको ब्लैक है तो ब्लैक से लिखेंगे, इस पे आते हैं। ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। अब ठीक है ना, अब ठीक है। तो दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या कहता है? इट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड। ये एक तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड है विच इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। तो कह रहा है कि ये इकोलॉजिकल पिरामिड है एक तरीके का, विच इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को ये प्रेजेंट करता है किसी भी इकोसिस्टम में। इट कैन बी आइदर अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड। तो ये भी या तो अपराइट हो सकता है या फिर इन्वर्टेड पिरामिड हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरे तरीके का पिरामिड। तीसरा है हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसका कहना है कि इट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड। ये एक इकोलॉजिकल पिरामिड है विच गिव्स द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल में मौजूद एनर्जी के बारे में बताता है। इट कैन बी आइदर अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड। ये भी अपराइट या फिर इन्वर्टेड हो सकता है। तो ये हमारे पास 3 तरीके के थे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसको आप नोट कर लो, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। पहले इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। मतलब ये रहा हमारे पास एक पिरामिड ऑफ नंबर, इसको भी आप नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? तो क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है, किस पे? तो शॉर्ट नोट हमें लिखना है ऑन पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो इट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड। ये क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो ये एक तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड है विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ये रहा इसके बारे में कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा है, पिरामिड ऑफ बायोमास है। ये देखिए दूसरे पिरामिड की अगर हम बात करें, ठीक है, ये थोड़ा ग्राफ जो है सो उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, ये वाला जो ग्राफ है ना, आपको ये वाला ग्राफ आपको आना चाहिए था यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर के पास। तो पिरामिड ऑफ नंबर में देख रहे हैं किस क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ मेराइन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर हैं जैसे फाइकोप्लैंक्टन हो गया। इसके बाद हर्बीवोर है जैसे कि ज़ूप्लैंक्टन हो गया। हर्बीवोर को खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर जैसे कि स्मॉल फिशेस, और इस तरीके से हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पिरामिड ऑफ बायोमास। कह रहा है कि इट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ये देखिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आ गया है, बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ ऑटोट्रॉप्स। तो गिवन बिलो जो है वो कुछ ऑटोट्रॉप्स के लिस्ट हैं एंड हेटेरोट्रॉप्स भी इसमें शामिल है। भाई साहब ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है कि सिर्फ अकेला ऑटोट्रॉप नहीं है, इसमें हेटेरोट्रॉप भी शामिल है विथ योर नॉलेज अबाउट फूड चेन के नॉलेज के हिसाब से। एस्टैब्लिश वेरियस लिंकेज बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग है, एल्गी है, हाइड्रेला है, ग्रास ऑपर है, रैट है, स्क्विरल, क्रो, मेज प्लांट, डियर, रैबिट, लिजर्ड, वुल्फ, स्नेक, पिकक, फाइटोप्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस, व्हेल, टाइगर, लायन, स्पैरो, डक, क्रेन, कॉकरोच, स्पाइडर, टोड फिश, लेपर्ड, एलिफेंट, गोट, निम्फिया एंड स्पाइरोकाइरा। ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं और इन सारे का एक दूसरे से किसी तरीके का कनेक्शन है, कोई तो लिंकेज है। तो फूड चेन जो है आपके हिसाब से उसके बीच में, आप इन सबके बीच में एक लिंक बनाना है आपको, वेरियस लिंकेज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो उसको खाने का लिए जो उसको कोई खा रहा है या वो किसको खा रहा है और उसको कौन खा रहा है, इसके बेसिस पे आपको ये लिंक बनाना है। एंड व्हाट इज द इंटरलिंकेज एस्टैब्लिश। जैसे कि यहाँ पर जैसे एल्गी रख दोगे या फिर ऐसे लिखने के लिए बहुत हो जाएगा, जैसे एक को यहाँ रख दिया है, एक को यहाँ रख दिया है, एक को यहाँ,
यहाँ पर बहुत सारे जितने भी दिए हुए हैं सबको हमने यहाँ रख दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर सबको रख दिया, ठीक है। ये अलग अलग स्पीशीज़ को हमने इस तरीके से यहाँ सजा दिया, ठीक है। इसको समझते चलते हैं थोड़ा, ठीक है। ये जो है मान लो कि इसमें से एक एल्गी है, एक फाइटोप्लैंक्टन है, एक जो है हमारा स्पाइरोगायरा है, एक डियर है, एक वॉल्फ है, एक टोड है, एक फ्रॉग है, और जो भी दे रखा है पिकक जो है, मेज प्लांट, क्रो वगैरह, ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो दे रखा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए इतने सारे जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, है ना, इसको कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। लाइक इसको बहुत टाइम लग रहा है बनाने, तो इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे इसको ऐसे टच किया और यहाँ पर क्या है ऐसे कर लिया, बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके से हैं, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। अब क्या है कि अब हमें करना है कुछ ऐसा, मान लो कि यहाँ से उठाएं, है ना, ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको खाता है, ठीक है। ये वाला जो है वो इसको खाता है, ये वाला जो है वो इसको खाता है, ये जो है इसको खाता है, ये जो है इसको खाता है। अब इसकी बात करें तो ये इसको खाता है, इसकी बात करें तो इसको खाता है, इसकी बात की जाए इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये वाला जो है इसको खाता है, और इसकी बात करें तो ये इसको खाता है, इसकी बात करें इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, है ना, इसकी बात करें तो ये इसको, फिर इधर से ये इधर कनेक्शन बैठा, इधर से कनेक्शन इसके पास, इधर से कनेक्शन इसके पास, अब ये वाला कनेक्शन जो है वो सीधा इसके पास, ये वाला कनेक्शन इसके पास, ये वाला इसके पास। तो एक तरीके का हमको क्या बनता हुआ दिख रहा है, तो एक तरीके का हमको यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर हमको वेव बनता हुआ दिख रहा है, और इस वेव को हम क्या कहते हैं, तो इस वेव को हम लोग फूड वेव के नाम से जानते हैं। तो ये सारा जो बनेगा फूड चेन के आधार पे जब हम बनाएंगे, तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक फूड वेव बनकर तैयार होगा। तो कह रहा है कि दिस लिंकेज एस्टैब्लिश द known as the food wave, which is the interlocking between the two or more types of food chain at various tropic levels. So अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में क्या है, एक इंटरलॉकिंग देखने को मिलेगा फूड चेन में। तो वही चीज जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा, इसको हम लोग फूड वेव का नाम देने वाले हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखेंगे कि हमारा 7वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। फिलहाल आप इसको नोट कर ले, राइट, है ना, इसको पहले आप नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि हमारा 7वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। तो 1 2 3 ये था हमारा पेन, ये बढ़िया पेन है ना, तो ये हमारा अच्छा पेन है, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ इसमें था कि दैट इज की, तो इसके बारे में कुछ बताना था। तो जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब ट्रॉपिक लेवल 1 की बात करें तो इसमें एल्गी, हाइड्रिला, मेज प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन, निम्फिया एंड स्पाइरोगैरा आ गया। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें जो ट्रॉपिक लेवल 2 में है, इसमें क्रस्टेशियंस आ गए, ग्रास हॉपर है, डियर है, माउस, स्क्वेरल, रैबिट, एलिफेंट, गोट। सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 3 की बात करें तो स्पाइडर, कॉकरोच, लिजर्ड, वुल्फ, स्नेक, टोड फिश एंड क्रेन आपको आ गए। और टॉप कार्निवोर्स की बात करें जो सबसे ऊपर है ट्रॉपिक लेवल 4 में है, उसके अंदर लायन, टाइगर, दैट आर द टॉप मोस्ट कार्निवोर्स। और ये सब हमने इसमें से निकाल के लिखा है, ठीक है, इसके बाहर से हमने नहीं लिखा है, राइट। तो ये इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम फॉलोज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो एनर्जी फ्लो की अगर बात करें तो एनर्जी फ्लो जो है किसी भी इकोसिस्टम का वो क्या फॉलो करता है, तो फॉलोज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या फॉलो करता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्लो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ये फॉलो करता है, ठीक है। और इसी को कह रहा है क्या, इसी को ये एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। फिर कहता है कि द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दी वन फॉर्म टू अनदर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही है। एनर्जी फॉलो दी एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम थ्रू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक बैक अगेन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहता है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बात करें तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है कि 90% ऑफ द एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद के यूज के लिए रख लेते हैं, एंड 10% ऑफ द एनर्जी जो है वो
फिर आगे ट्रांसफर किया जाता है। द यूटिलाइज एनर्जी लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म्स इनटू हीट, हेंस इकोसिस्टम आर नॉट एक्सपेंड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कहने का मतलब है कि यहीं पे है, कहने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है, खुद में वर्क किया, दूसरे फॉर्म में हीट के फॉर्म में, किसी दूसरे फॉर्म में वो एनर्जी निकलता है, लेकिन एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। एनर्जी इज एनर्जी, उसको हम बना नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे। 7वां सवाल हमारे सामने है, यही है, इसको नोट करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आगे चलना है अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं पहले। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कहता है व्हाट विल हैपन टू एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द इकोसिस्टम अगर ऑल प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड, इस धरती से सारे प्रोड्यूसर को अगर रिमूव कर दें तो क्या होगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द हर्बीवोर लेवल्स आर एलिमिनेटेड, तो क्या होगा। हर्बीवोर जितने हैं, हर्बीवोर लेवल जो है उसमें जितने ऑर्गेनिज्म है अगर उन सबको हटा दें तो क्या होगा। एंड ऑल टॉप कार्निवोर पॉपुलेशन इज रिमूव, तो टॉप जो कार्निवोर पॉपुलेशन है अगर हम उसको रिमूव कर दें तो क्या होगा। तो ये हमारे पास 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें तो पहला कह रहा है प्रोड्यूसर के बारे में। तो प्रोड्यूसर की बात करें तो ये सोलर एनर्जी अपने से लेता है, सोलर एनर्जी को लेकर के ये क्या करने वाला है, फूड बनाने वाला है। मतलब हम बात कर रहे हैं किसमें, तो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। और ये प्लांट्स मान लो कि अगर 10,000 जूल ऑफ एनर्जी अगर ये बना रहा है तो प्लांट से फिर जो कोई दूसरे ट्रॉपिक लेवल का जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो फूड लेता है तो इसका सिर्फ 10% यानी कि ये 1,000 जूल जो है वो लेने वाला है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर इस धरती से सारे प्रोड्यूसर को अगर हम गायब कर दे तो फिर सोलर एनर्जी को लेकर के कोई दूसरा जो लिविंग सोलर एनर्जी से फिर कोई फूड नहीं बना पाएगा। एंड एज अ रिजल्ट जब प्रोड्यूसर नहीं रहेंगे तो प्रोड्यूसर से जो फूड लेते हैं ट्रॉपिक लेवल 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले कोई नहीं बचेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर से तीनों के तीनों कोई नहीं बचने वाले हैं, तीनों के तीनों कोई नहीं बचने वाले हैं। तो वही कहने का मतलब है कि अगर प्रोड्यूसर जाते हैं तो फिर इस दुनिया पे, इस धरती पे किसी भी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाएंगे, सबके सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इफ प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड then we can say that the organisms are dead, there won't be primary productivity which comes to zero, no biomass would be available for the next tropic level. So ये रहा हमारे A का आंसर, पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं B को। B कहने का मतलब है कि यहाँ पर बात की जा रही है हर्बीवोर लेवल की। हर्बीवोर लेवल कहने का मतलब है कि यह तो हमारा पहला जो ट्रॉपिक लेवल था, दैट इज कि अगर हम ट्रॉपिक लेवल 1 की बात करें तो यहाँ हमने प्रोड्यूसर को रखा, यहाँ हमने प्रोड्यूसर को रखा। इसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिक लेवल 2। ट्रॉपिक लेवल 2 में वो हैं जो इस प्रोड्यूसर कहने का मतलब है प्लांट, और ट्रॉपिक लेवल 2 में वो आएंगे जो प्लांट को एज अ फूड लेते हैं, और जो प्लांट को एज अ फूड लेते हैं हम उन्हें हर्बीवोर का नाम देते हैं। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक लेवल 2 की। तो अगर ट्रॉपिक लेवल 2 में मौजूद अगर जितने भी अगर ऑर्गेनिज्म है अगर हम इनको रिमूव करना शुरू कर देते हैं तो 2 चीजें होंगी। एक तो हर्बीवोर खुद गायब हो जाएगा, और जो हर्बीवोर पे डिपेंड है दैट इज कि ट्रॉपिक लेवल 3 वाले वो खत्म हो जाएंगे, और इसके पीछे पीछे ट्रॉपिक लेवल 4 वाले ये खत्म हो जाएंगे। एक कहानी ये घट जाएगी, और दूसरी कहानी जो घटेगी वो ये होगा कि चूंकि इन प्रोड्यूसर को खाने वाला कोई नहीं होगा तो कुछ ही समय में ये जो पूरी धरती है ये प्रोड्यूसर से भर जाएगी। तो दूसरा कहानी ये है, ये हमारे बी का आंसर। ये यहाँ लिखता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ हर्बीवोर लेवल आर एलिमिनेटेड, देन ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन हर्बीवोर कार्निवोर विल डाई, प्रोड्यूसर वुड फ्लरिश एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज। तो इसको भी आप नोट कर लें, है ना। आसान क्वेश्चन है, आसान है ना। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऑल टॉप कार्निवोर पॉपुलेशन आर रिमूव्ड। तो जितने अगर टॉप कार्निवोर्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया, आगे बढ़े। ऑप्शन सी जो था कि टॉप कार्निवोर को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, ये सबसे ऊपर एकदम टर्शरी में है। हम यहां से अगर शुरू करें प्रोड्यूसर से ट्रॉपिक लेवल 1 की बात करें, फिर ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं ट्रॉपिक लेवल 1 की अगर हम बात करें प्रोड्यूसर, ट्रॉपिक लेवल 2 की बात करें हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर,
ट्रॉपिक लेवल 3 की अगर हम बात करें, हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, अगर हम लोग ट्रॉपिक लेवल 4 की बात करें तो टर्शरी कंज्यूमर। इसी में आ रहे हैं लायन, टाइगर। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? If all the top carnivore are present in way, it will result in the increase in the population of herbivore, which would start to destroy producer and it will lead to the ecological disbalance। मतलब सबका होना जरूरी है। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो फिर ये इसको किल करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो इसको किल करना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर शेर वेर अगर खत्म हो जाता है तो ये अपने ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल वाले की संख्या बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट एक समय ऐसा है कि ये प्रोड्यूसर को ही खत्म कर देंगे। तो जब प्रोड्यूसर को ये खत्म कर देंगे तो फिर जब प्रोड्यूसर खत्म तो फिर धीरे धीरे करके सब खत्म, तो फिर ये धरती खत्म, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लें, इसको भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपने अगले सवाल में क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 9 है भैया हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? किस तरीके का डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड मैनमेड इकोसिस्टम। 2 एग्जांपल देना है आर्टिफिशियल एंड मैनमेड इकोसिस्टम का। लिस्ट द सैलिएंट फीचर्स बाय व्हिच दे डिफर फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। तो मैनमेड इकोसिस्टम में तो एक हमारे पास क्रॉप फील्ड्स, जो क्रॉप फील्ड है जो हम बनाते हैं, हम खेती करते हैं, एक वो। दूसरी चीज है एक्वेरियम। तो कहता है कि द मैनमेड इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स द फ्यू ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू द नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में ढेर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर हम किसी लेक की बात करें तो उसमें कितने सारे आपको मछली देखने को मिलेगा। एक्वेरियम हम बनाते हैं, एक्वेरियम जो हम लेकर आते हैं, गिन के 3-4 वैरायटी के मछली होते हैं। भले ही आपके एक्वेरियम बहुत बड़ा है, अगर उसमें 50 फिशेज हैं, लेकिन उन 50 में भी आपको पता चलेगा कि 10 ही तरीके के मछली हैं। एक वैरायटी की 3-4 मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें। तो लिमिटेड है। नेचुरली ये अनलिमिटेड है, मतलब कि बहुत सारे हैं। क्रॉप के केस में भी वही है कि नेचुरल जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन क्रॉप फील्ड में हम क्या कहते हैं? किसी एक तरीके के क्रॉप को हम उगा रहे हैं, या फिर 2 तरीके के 3 तरीके के क्रॉप को हम क्रॉप को उगा रहे हैं। तो डिफरेंसेस तो है एज कम्पेयर टू नेचुरल इकोसिस्टम, विच लेड टू द कंपैरेटिवली लो प्रोडक्टिविटी, है ना? लो प्रोडक्टिविटी है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, द मेंटेनेंस विल बी आर्टिफिशियली डन। आर्टिफिशियली इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल मेंटेनेंस की जरूरत है बाय रेगुलेटरी फीडिंग एंड केयरिंग इन एक्वेरियम। नेचुरल इकोसिस्टम आर सेल्फ सस्टेनेबल। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल है। हम अगर बात कर लें एक्वेरियम की, हमें बाहर से देना पड़ता है, फिल्टर की साफ सफाई होती रहे, हमें फूड का सप्लाई करना पड़ता है, हमें लाइट का सोर्स वहाँ देना होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हमें वहाँ तक पहुँचानी होती है, हमें वहाँ पर ये हीटर की ज़रूरत होती है ताकि हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो हमारा इंटरफेयर उसमें ज़्यादा होता है। नेचुरली ये सब खुद से होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड इकोसिस्टम। आसान है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको आप नोट कर सकते हैं, किसी तरीके की चिंता है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस व्हेन वन मूव्स फ्रॉम द पायनियर टू द क्लाइमेक्स स्टेज। कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करता है कब? जब कोई मूव करता है फ्रॉम पायनियर स्टेज टू क्लाइमेक्स स्टेज। व्हाट वुड बी द एक्सप्लेनेशन? आपका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? तो पायनियर से जब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता है तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज करता है। कहता है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस व्हेन द मूव्स फ्रॉम द पायनियर टू क्लाइमेक्स स्टेज ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द स्टेज इज रीच्ड at which all the biotic species in a state or a fine balance among themselves and with the abiotic condition। मतलब कुछ नहीं, क्लाइमेक्स स्टेज की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वो स्टेज आ जाता है। आप मूवी वगैरह भी देखते हो तो आपको लगता है ना कि इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, इसका क्लाइमेक्स क्या होगा। तो वही चीज़ है, क्लाइमेक्स स्टेज वो है जहाँ पर जाकर के इसको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो उस स्टेज को हम लोग क्लाइमेक्स स्टेज के नाम से जानते हैं। वही कह रहा है कि द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज व्हेन वन मूव्स फ्रॉम द पायनियर टू क्लाइमेक्स स्टेज। व्हाट कुड बी द एक्सप्लेनेशन? तो ये रहा हमारा आंसर हमारे सामने। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि व्हाट इज ए बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो सवाल ये है हमारा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐसे है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ द रिजर्वॉयर इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो क्या रोल है रिजर्वॉयर का बायोजियोकेमिकल साइकिल में? गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस सेडिमेंट्री साइकिल। एक सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल देना है विथ रिजर्वॉयर लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा
तो कह रहा था साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वायर टू द प्लांट एंड देन बैक टू द रिजर्वायर इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखिए यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म। रिजर्वायर का मतलब क्या है आपको पता है? रिजर्वायर का मतलब वो है जहां पर ये सारी चीजें रहती हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो इसका रिजर्वायर कहाँ है? तो इसका रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर में। मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया? वो रिजर्वायर हो गया। किसके लिए? तो ऑक्सीजन के लिए। तो वही है कि किसी भी न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर से निकलना और रिजर्वायर से निकल करके प्लांट में जाना और वापस रिजर्वायर में आना, मतलब रिजर्वायर से निकलना है और रिजर्वायर से निकल करके प्लांट में जाना है और प्लांट से फिर वापस रिजर्वायर में आना है। तो ये जो साइकिल है इसी को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहता है कि इट प्रोवाइड्स द इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू मीट द डेफिशिएंट कॉज टू द इकोसिस्टम ड्यू टू द इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है सब हमको मिल जाता है। एग्जांपल की बात करें, सेडिमेंट्री साइकिल की बात कर लेते हैं, हम फास्फोरस साइकिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, फास्फोरस साइकिल की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, राइट। तो फास्फोरस साइकिल की अगर हम बात करें तो कहता है कि फास्फोरस प्रेजेंट इन द सॉइल इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट। अब क्या है कि फास्फोरस कहाँ है? तो वो अर्थ के क्रस्ट में है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में है। अब अर्थ क्रस्ट में है मतलब सॉइल से क्या होगा? ये उसके रूट्स हैं प्लांट के, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है कोई, ये उसका रूट है, इसके रूट ने क्या किया? इस फास्फोरस को एब्सॉर्ब किया। फास्फोरस को एब्सॉर्ब कर लिया प्लांट ने। हर्बीवोर एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फास्फोरस। अब क्या है कि इस प्लांट के अंदर क्या है? फास्फोरस है। अब इस फास्फोरस को इसको खाया कौन? तो किसी हर्बीवोर ने। अब इस हर्बीवोर के अंदर क्या है? तो फास्फोरस है। एंड अगेन फास्फोरस, फिर क्या है? ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फास्फोरस फ्रॉम प्लांट। और अगेन ये जो है ये वापस सॉइल में मिल जाता है जब ये ऑर्गेनिज्म डाई करेगा। ये ऑर्गेनिज्म का अगर ये ऑर्गेनिज्म की जब मृत्यु होती है, या फिर मृत्यु एक केस है, और दूसरा कि जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये डिस्चार्ज करता है तो वापस से ये जो फास्फोरस है वो कहाँ है? तो वो सॉइल में आकर के रिलीज हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या था कि यहां पर हमको दिखा कि एक तरफ हमने रखा फास्फोरस को, ठीक है, मतलब एक तरफ हम रख देते हैं सॉइल को। सॉइल क्या है हमारा? तो सॉइल हमारा क्या है? रिजर्वायर है। ठीक है, तो सॉइल हमारा क्या है? इसको ऐसे लिखो कि सॉइल जो है हमारा, सॉइल क्या है हमारा? रिजर्वायर है। और एक कहानी ये हो गई, और दूसरी कहानी हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, दैट इज कि यहाँ पर क्या है? प्लांट्स है। तो हमने देखा पहले क्या हुआ भैया? तो पहले जो है वो ये रिजर्वायर से प्लांट की तरफ गया, और फिर प्लांट से क्या हुआ? हर्बीवोर होते हुए वापस ही सॉइल में आ गया। तो ये जो साइकिल चला ये बायोजियो साइकिल है। इसका एग्जांपल हमने ये रख दिया। ये फास्फोरस जो है वह वापस इस रास्ते क्या है कि वापस सॉइल में आके मिल गया। इसको भी आप नोट कर सकते हो। किसी तरीके का डाउट अगर आपके मन में रह गया है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ये रहा बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो बिल्कुल ही लिख देना, एकदम धर 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 करके, कुछ नहीं मानना है एकदम, है ना, पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि व्हाट विल बी द पीआर रेशियो ऑफ ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का पीआर रेशियो क्या? तो पीआर रेशियो क्या होता है भाई? तो पीआर रेशियो का मतलब होता है प्रोडक्शन रेस्पिरेशन रेशियो। ठीक है, एंड ए पायोनियर कम्युनिटी। व्हाट एक्सप्लेनेशन कुड यू ऑफर फॉर द चेंजेस सीन इन पीआर रेशियो फ्रॉम ऑफ ए पायोनियर कम्युनिटी एंड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ये जो प्रोडक्शन रेस्पिरेशन का जो रेशियो है इसमें आपको किस तरीके के चेंजेस दिखते हैं? तो पीआर रेशियो की बात करें तो कहता है प्रोडक्शन रेस्पिरेशन रेशियो, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एंड द कंजप्शन। 90% को कंज्यूम हो जाना है, 10% आगे और एनर्जी बढ़ता है, कुछ ऐसा। स्टेबल कम्युनिटी के लिए पीआर रेशियो 1 होना चाहिए। पायनियर स्पेशीज की बात करें तो हमें पीआर रेशियो जो है वो 1 से, हमें क्या है कि एक यहाँ पे कम है, यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें क्या है ना कि यहाँ पे जो है हमें वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तो पीआर रेशियो 1 है, तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो वही कहता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी बिकम स्टेबल यूटिलाइजेज ऑल द प्रोडक्ट्स। तो वही हम कहते हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी वाला जो सीन है ना, यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलता है पूरी तरीके से। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो एक से जाकर के वो स्टेबल हो जाती है, जो चीज़ें हमने कई बार डिस्कस कर ली है ना। तो ये भी सही क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें।
बहुत ज़्यादा हमने नहीं है, मतलब 12 क्वेश्चन था, सही है। सिलेबस के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम लोग। चैप्टर 14 के लॉन्ग को कर रहे हैं। अब हमारे पास गिन के बहुत कम लेक्चर्स बचे हैं। जैसे चैप्टर 14 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 16 जो चैप्टर हैं, उन 2 चैप्टर के 6 लेक्चर्स और एक इसके लेक्चर, तो टोटल 13 लेक्चर्स की कहानी है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लें, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया भाई अपने इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, ठीक है। चैप्टर 14 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब बच रहा है इसका केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम अब अगले लेक्चर में, यानी कि कल वाले लेक्चर में हम लोग इसको करने वाले हैं। तो तैयार रहना है उसके लिए। और लॉन्ग कंप्लीट हो गया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप किस तरीके का डाउट है आप उसको भी पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दे रहा है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री में। सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स बन चुके हैं आपके लिए। सबको आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर आपको वीडियोस नहीं मिल रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को प्ले स्टोर से, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ करके आपको अपने क्लास को चुनना है, अपने सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को देखना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, एग्जामिनेशन में टॉप करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।